स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करेंगे और वह टॉपिक जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से। आपको पता होना चाहिए कि IAS एग्जामिनेशन में GS के मेंस पेपर में जो पेपर 2 है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है। तो इस पेपर से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह जो टॉपिक है यह दरअसल SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। अभी कुछ ही समय पहले कल वो बैठक समाप्त हुई है, 29 जुलाई को ये बैठक समाप्त हुई है। 2-3 दिनों की ये बैठक आयोजित की गई थी। तो इस बैठक में क्या कुछ कहा गया है और भारत चूंकि SCO का एक सदस्य देश है तो भारत ने इस बैठक में क्या बातें कही हैं और SCO के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो पॉलिसी रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर S जयशंकर जी, ये इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल हुए थे क्योंकि वे विदेश मंत्रियों की स्तर की बैठक थी। इसलिए जाहिर तौर पर S जयशंकर जी ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था, है ना। और ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये बैठक आयोजित की गई थी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, है ना। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई कंट्री है, मध्य एशियाई देश है और इस देश की राजधानी ताशकंद में 28 और 29 जुलाई को इन विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। आइए हम थोड़ा ये समझें कि आखिर इस बैठक में भारत ने क्या कुछ बातें कही हैं और उन बातों का जो सरोकार है भारत की विदेश नीति के ख्याल से और भारत के हित के ख्याल से क्या कुछ है। पहली बात तो भारत ने ये कही है कि रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन को हमें महत्व देने की ज़रूरत है ना। ऐसा सप्लाई चेन, ऐसी आपूर्ति श्रृंखला जो कि डाइवर्सिफाइड हो और रेजिलिएंट हो, सभी के लिए उपयोगी हो और साथ ही वैविध्यपूर्ण हो, है ना। यानी कि हर स्तर पर, चाहे वो उद्योग के स्तर पर हो, चाहे वो कृषि के स्तर पर हो, चाहे वो तकनीक के स्तर पर हो, विभिन्न स्तरों पर हम सप्लाई चेन को मजबूती दें। और इसके लिए सभी देशों से आह्वान किया गया है, सभी देशों का ये मंतव्य स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि ये सभी देश इस कंटेक्स्ट में, सप्लाई चेन के कंटेक्स्ट में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, संबंध को मजबूत करें इस माध्यम से। साथ ही भारत ने मल्टीलैटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद, है ना, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म को महत्व दिया है। यानी कि किसी भी स्तर पर हम जब बातचीत करें तो इसमें सभी जो सदस्य देश हैं SCO के, इन सभी को भी इसमें साथ साथ मिलकर करके काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो SCO है ना, SCO इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं वो टोटल सदस्य देश 8 हैं एट प्रेजेंट। इनमें कौन कौन से हैं? रू, ची, ता, किर्क, क, उ, पाक और भारत। आप समझ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? आपको लग रहा होगा कि ये अटपटा सा क्या इन्होंने लिख दिया है। केवल भारत को ही हमने पूरे तौर पर लिखा है और पाक मतलब आप पाकिस्तान समझ रहे होंगे। देखो, ये एक शॉर्ट वे है इस संगठन के सदस्य देशों के बारे में ध्यान रखने का। रू का मतलब हुआ रूस, ची का मतलब हुआ चीन, ता का मतलब ताजिकिस्तान, किर का मतलब किर्गिस्तान, क का मतलब कजाकिस्तान, उ का मतलब उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। रूस, चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। रुचि, ता, किर्क, उ और पाक, भारत। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो कंट्रीज हैं ये एट प्रेजेंट SCO के सदस्य देश के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान को भी SCO के सदस्य के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। उसे भी कुछ ही समय में इसकी सदस्यता
मिल जाने की संभावना है। इसके साथ साथ ही बेलारूस को लेकर के भी कवायदें चल रही हैं, है ना। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहरहाल जब हम बात कर रहे हैं बहुपक्षवाद के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत ने अपना जो मंतव्य दिया है, अपनी जो बात कही है, उसमें यही कहा है कि हम इस विचारधारा को, इस तथ्य को हम तरजीह दें, तभी हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो फूड और एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बनी है, वैश्विक लेवल पर जो स्थिति बनी है, और साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर जो स्थिति बनी है उससे निपटने के लिए भी सभी देशों को, सभी सदस्य देशों को एक साथ आने की बात की गई है भारत के द्वारा, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। यहाँ पर विदेश मंत्री जी ने, एस जयशंकर जी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति पनपी और इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति के बाद जो संकट की स्थिति बनी है, खाद्य संकट और जो ऊर्जा संकट के तौर पर स्थितियां देखी गई हैं, इससे निपटने की कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है, किसके अगेंस्ट में, तो टेररिज्म के अगेंस्ट में, आतंकवाद के अगेंस्ट में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एससीओ, और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद की गतिविधियां रहती हैं वो भारत को कभी नहीं रास आती। और इस संदर्भ में, इस मंच पर, एससीओ के मंच पर भारत के द्वारा ये बात जो कही गई है कि जीरो टॉलरेंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे, टेररिज्म को कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट में जो करना होगा हम करेंगे। और इस लिहाज से यहाँ पर स्टेटमेंट जो जारी किया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा इस मंच पर, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही क्लियर स्टैंड रखा गया है एस जयशंकर जी के द्वारा अफगानिस्तान को लेकर के उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ अगस्त 2021 में, और वहाँ पर जब तालिबान की सत्ता काबिज हुई, तो वहाँ पर जो मानवीय स्थिति रही, जो ह्यूमैनिटेरियन एड होना चाहिए था, वहाँ के लोगों को जो सहायता पहुँचाई जानी चाहिए थी, उसमें भारत ने कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में जो भी लोग हैं उनकी सहायता करने की कोशिश की है, चाहे वो सहायता दवा से की जाए, चाहे वो वैक्सीन या टीका से की जाए, चाहे वो अनाज से की जाए, है ना, चाहे वो वस्त्र या कपड़े से की जाए, है ना। तो इन सभी स्थितियों के मद्देनज़र भारत ने अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बेशक वहाँ पर एक आतंकी गतिविधि से संदर्भित जो समूह है उसने कब्जा ही क्यों न कर लिया हो, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत ने इस बैठक में क्या बातें कही हैं और उसका क्या यहाँ पर महत्व दिखता है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में, उसके महत्व को लेकर के भी भारत ने यहाँ पर कहा है कि ये जो बंदरगाह है ये एससीओ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसको और बेहतर तरीके से बूस्ट करने के लिए यह जो बंदरगाह है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चाबहार बंदरगाह है वह, उससे भारत का यदि कनेक्शन हो जाता है तो फिर भारत मध्य एशियाई देशों के साथ भी अच्छे से व्यापार करने की स्थिति में होगा। अभी मैं उसको मैप के थ्रू भी यहाँ पर दिखा दूंगा। जो 7वां पॉइंट है इसको भी एक बार देख लो। 7वां पॉइंट ये कहता है कि कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑफ एससीओ मेंबर्स, है ना। जो एससीओ सदस्य हैं इनके लिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो पारंपरिक दवाएं हैं, इनके आधार पर भी इन सदस्य देशों के बीच में आपस में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, सहयोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको समझने की ज़रूरत है जिसके बारे में एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में एस जयशंकर जी ने कहा है। जहाँ तक बात है चाबहार बंदरगाह की, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये
ग्वादर बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर ये ईरान है, और यहाँ पर ये चाबहार बंदरगाह है। यदि भारत का ईरान में इस चाबहार बंदरगाह से आना जाना, व्यापारिक प्रक्रिया, व्यापारिक लेन देन शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये है मध्य एशियाई देशों का, और इस लिहाज से भारत के लिए इन देशों के साथ में कनेक्टिविटी को मजबूत करना बहुत ही आसान हो जा सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अड़चन के तौर पर यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू भारत व्यापार की स्थिति में नहीं हो पाता इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र से यदि व्यापार होता है तो फिर बेहतर तरीके से भारत पूरे क्षेत्र में अपने व्यापार को और विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हुए जो कि समझने की ज़रूरत है। अब हम ये थोड़ा समझें कि आखिर जो SCO है उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ये क्या अपना ऑब्जेक्टिव रखता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। SCO के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत इसे रखा भी गया है। साथ ही गुड नेबरली रिलेशंस, यानी कि जो आपसी संबंध है, आपसी पड़ोसी संबंध है, इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी जब हम यहाँ पर मैप के थ्रू देख भी रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है यही तो है SCO से जुड़ा हुआ, जिसमें मध्य एशियाई देश हैं, 5 मध्य एशियाई देश हैं, और इसके अलावा ईरान को भी शामिल करने की बात की जा रही है। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है कि नहीं। यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में यहाँ पर अभी काम कर रहा है। इसके अलावा बेलारूस को भी अब शामिल करने की बात की जा रही है, ये भी हमने कहा। तो इस पूरे रीजन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो है गुड नेबरली रिलेशन को महत्व देने की ज़रूरत यहाँ पर बताई जा रही है SCO के ऑब्जेक्टिव के स्तर पर। साथ ही जो क्षेत्रीय शांति है, सुरक्षा है और स्थायित्व है, उसको भी मजबूत करना SCO का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इस लिहाज से विभिन्न समयांतराल में बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2020 में मॉस्को डिक्लेरेशन या फिर घोषणा, जो भी कहें, डिक्लेरेशन या फिर मॉस्को घोषणा, जो कहो, ये SCO की बैठक ही आयोजित की गई थी। उस समय चूंकि कोरोना काल चल रहा था, 2020 के अंत में ये बैठक का आयोजन किया गया था, दिसंबर 2020 में। मॉस्को घोषणा में कई बातों पर चर्चा भी की गई थी, और वो बातें थी कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान, है ना, डेवलपमेंट एक्शन प्लान की कोशिश की गई थी, जो 2021 से 2025 तक इस प्लान को अपनाया गया था। और इस प्लान के तहत इन सभी देशों में, SCO के जो भी सदस्य देश हैं, इन सभी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की कोशिश की गई है, इस प्लान के माध्यम से की गई है। इसके अलावा और क्या इसमें कहा गया था, और मैं यहाँ पर आपको लिख दूं, बता दूं कि इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि सूचना सुरक्षा के स्तर पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग की बात की गई थी। साथ ही जो उस समय महामारी का दौर चल रहा था, उस महामारी के दौर में किस तरीके से एक दूसरे की सहायता करें, इस पर भी बात की गई थी इस घोषणा के माध्यम से। तो ये 2020 में ये मॉस्को डिक्लेरेशन आया था, जो कि SCO के सदस्य देशों के बीच में विभिन्न स्तरों पर सहभागिता को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण था। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो अभी बात चल रही है कि विदेश मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई, इसमें भी क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। आगे समझे, आगे हम थोड़ा ये जानें कि भाई जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत है, इन दोनों के बीच का जो ये संबंध है, इसको हम किस तरीके से देखें। देखो, SCO में जो देश शामिल हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके साथ भारत की अक्सरहा टकराहट वाली स्थिति पनपती रही है, जैसे कि भारत और चीन,
है ना। भारत और चीन के बीच में बीते 2 वर्षों में सीमा विवाद को लेकर करके कई स्तरों पर टकराहट की स्थिति देखी गई है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सरहा तनाव वाला माहौल रहता है। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक सहयोगी या फिर मित्रता वाला संबंध रहता है। तो ऐसे में भारत के लिए एक मुश्किल वाली स्थिति बन सकती है कि हम इस मंच पर, एससीओ के मंच पर किस तरीके से इन देशों के साथ बातचीत करें। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि यह जो विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, वहाँ पर भारत के विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री के साथ में बाइलेटरल या फिर द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है ना। केवल मंच के स्तर पर जो एससीओ का मंच है वहां पर उन्होंने बेशक अपनी बात अपनी रखी, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर जो एक बैठक की संभावना जताई जा रही थी पहले से, वह बैठक नहीं हो सकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में आपसी खींचतान वाली स्थितियां बनी रहती हैं। वहीं भारत और रूस के बीच में एक आपस में सहयोगी संबंध रहता है। जैसे चीन और पाकिस्तान के बीच में सहयोगी संबंध रहता है, वैसे ही भारत और रूस के बीच में भी सहयोगी संबंध रहता है। और जहां तक भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में संबंध की बात है, तो मध्य एशिया के जो महत्वपूर्ण 5 देश हैं, उनमें से 4 देश इस संगठन के सदस्य भी हैं। जो एक देश इस संगठन का सदस्य नहीं है वह है तुर्कमेनिस्तान। तो जो तुर्कमेनिस्तान के अलावा बाकी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, है ना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, है ना। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये जो 4 देश हैं जो कि मध्य एशियाई देश के तौर पर जाने जाते हैं, इसमें हम तुर्कमेनिस्तान को शामिल नहीं कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान भी एक मध्य एशियाई देश ही है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, यहाँ पर ये समझना। तो भारत का इन देशों के साथ भी द्विपक्षीय रिलेशनशिप भी रहा है और मध्य एशियाई देशों के स्तर पर जो एक सामूहिक रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप जो इक्वेशन देख रहे हैं वो इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं? क्योंकि भारत का चीन के साथ में एक मनमुटाव वाली स्थिति है, पाकिस्तान के साथ में मनमुटाव वाली स्थिति है, चीन और रूस के साथ में आपस में दोस्ती वाली स्थिति है, चीन और पाकिस्तान के बीच में आपस में दोस्ती वाली स्थिति है, भारत और रूस के बीच में आपस में दोस्ती वाली स्थिति है, और भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में आपस में दोस्ती वाली स्थिति है। और मध्य एशियाई देशों का इन देशों के साथ में, चीन, पाकिस्तान, रूस के साथ में एक सहयोगी संबंध रहा है। तो ऐसे में कोई न कोई कहीं ना कहीं किसी के साथ मनमुटाव रख रहा है तो किसी के साथ उसकी दोस्ती हो रही है। ऐसे में इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यह जो बैठक है, यह बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक का जो आयोजन किया गया है, इस बैठक का आयोजन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सितंबर में 15 और 16 सितंबर 2022 को जो उज्बेकिस्तान में ही समरकंद में एक बैठक का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें सभी जो सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्य देशों के जो प्रमुख हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जो इन सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो इस लिहाज से उस बैठक के पहले यह जो बैठक आयोजित की गई है, इसके कारण यहाँ इसका महत्व सामने दिखता है। वहीं जब हम और आगे बात करें तो भारत का जो रोल है, भारत की जो भूमिका है, वो क्वाड और न्यू क्वाड के कंटेक्स्ट में बढ़ती नजर आ रही है। क्वाड का मतलब जो 4 देश हैं जिसमें कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, यूएसए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अमेरिका में यही समझना है कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लेवल पर हम बात करेंगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये सभी जो देश हैं, इन सभी के साथ में मिल करके भारत ने क्वाड में पार्टिसिपेट किया है। और क्वाड जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसके लिए यह एक मैरीटाइम कोऑपरेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है। और साथ ही भारत ने न्यू क्वाड के अंतर्गत भी सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसमें भारत के साथ साथ में अमेरिका और इजराइल और यूएई,
ये 4 देश उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर जो स्थितियां पनप रही हैं दोस्तों, यही है कि भारत चूंकि क्वाड और न्यू क्वाड में जो बाकी के सदस्य देश हैं उनके साथ में विभिन्न स्तरों पर बातचीत करता है, उनके साथ बैठकें करता है और उनके साथ सलाह मशविरा करता है, वहीं भारत SCO के अंतर्गत भी अपनी भूमिका खोज रहा है, अपनी भूमिका तलाश रहा है। तो ऐसे में जो चीन और रूस जैसे देश हैं जो कि SCO में अपना वर्चस्व रखते हैं, वहीं अमेरिका के साथ में और अमेरिका के साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ चीन और रूस का जो एक मनमुटाव है वो जग जाहिर है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो समीकरण है कितना बहुत ही वैश्विक लेवल पर अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है। अब हम यहाँ पर यही समझने की कोशिश करें कि इस पूरे मामले में जो भारत का अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच क्या होना चाहिए। भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है ना। क्यों? क्योंकि भारत का जहाँ चीन के साथ में मनमुटाव रहता है कि BRI है ना, वो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू किया चीन ने, तो फिर उसने भारत के जो POK वाला क्षेत्र है वहाँ से भी जो मार्ग गुजारने की कोशिश की और यह भारत को कतई पसंद नहीं आया। तो वहाँ पर जो विरोध हो रहा है भारत और चीन के बीच में, उस लिहाज से भी भारत को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम SCO में किस तरीके से कार्य करें, क्योंकि SCO में चीन का यहाँ पर जो दबदबा है वो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि चीन का बाकी जो सदस्य देश हैं उनके साथ जो सहयोग है वो कहीं अधिक दिखता है। वहीं भारत को जो बाकी के सदस्य देश हैं रूस और पाकिस्तान और जो मध्य एशियाई देश हैं उनके साथ भी सहयोग को संतुलित करने की ज़रूरत है और साथ ही भारत को इस हिसाब से SCO में अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है ताकि क्वाड के साथ में जो रिलेशनशिप है या फिर न्यू क्वाड के साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें किसी भी तरीके की कोई आंच न आने पावे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो SCO है, SCO एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि SCO वर्सेस नाटो है ना, ये भी एक अलग समीकरण है। SCO वर्सेस नाटो। SCO में जो महत्वपूर्ण 2 देश हैं वो हैं रूस और चीन, और नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका का दबदबा बहुत ज़्यादा है ना। और नाटो में कई देशों के सम्मिलित होने को लेकर करके हाल के समय में जो स्थिति पनपी, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच में बहुत बड़े स्तर पर तनाव की स्थिति पनपी है ना। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी विशेषज्ञों का कहना होता है कि SCO एक तरीके से कुछ इस तरीके से प्रतीत हो रहा है, कुछ इस तरीके से अपने आप को डिजाइन कर रहा है कि वो नाटो का काउंटर कर सके, है ना। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये काउंटर कर पा सकता है, ये तो आगे की बात है, भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ पर भारत को इन स्तरों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत अपने पक्ष को इस हिसाब से प्रदर्शित करे, अपना जो काम है इस तरीके से करे ताकि भारत का हित किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हो, है ना। भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है ये तो सबसे अधिक ज़रूरी है। अब भारत की दोस्ती रूस से हो, चीन से हो, पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, यहाँ पर भारत को वरीयता देनी है नेशनल इंटरेस्ट की। तो राष्ट्रहित के स्तर पर भारत को अपने संतुलनकारी रवैये को अपनाने की ज़रूरत यहाँ पर जान पड़ती है। तो ये सभी जो डायमेंशंस हैं, ये सभी डायमेंशंस अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। SCO और जो बाकी का क्वाड है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो तनाव का बिंदु है, वो यहाँ पर तकनीकी तौर पर एक जो बिंदु है वो ये हो जाता है कि जो SCO है वो एक तरीके से कॉन्टिनेंटल नेबरहुड को दर्शाता है ना। महाद्वीपीय जो सहयोग है, पड़ोसी संबंध है, उसको दर्शाता है। मैंने अभी SCO में जो देश हैं उनका जो मैप दर्शाया भी, उसमें आपने देखा भी होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यह जो मैप है ये महाद्वीपीय सहयोग को दर्शाता है, यानी कि जो स्थलीय स्तर पर जो देश हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है क्वाड की, तो क्वाड में जो हिंद प्रशांत का जो रीजन है वहाँ पर भारत एक तरीके से मैरीटाइम कोऑपरेशन को महत्व दे रहा है।
तो ये जो है कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन है एससीओ के माध्यम से, और मैरीटाइम कोऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर भारत और क्वाड के जो बाकी सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इधर अमेरिका है ना, और इधर जापान है। तो इन सभी के साथ में भारत का एक मैरीटाइम कोऑपरेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस लिहाज से ये जो एक इक्वेशन है वो इक्वेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस कंटेक्स्ट में भारत को संतुलनकारी रवैया अपनाने की ज़रूरत यहाँ पर जान पड़ती है। तो आज की चर्चा में हमने भारत और एससीओ के बीच का जो संबंध है उसको थोड़ा समझने की कोशिश की है, और एससीओ में भारत ने जो अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखा है विदेश मंत्रियों की बैठक में, वो क्या रखा है, उसका क्या सरोकार है, इसके बारे में बात की। और भविष्य में यानी कि सितंबर 2022 में जो बैठक होने वाली है एससीओ की समरकंद में, उसको लेकर करके जो हालिया बैठक है ये एक आधार के तौर पर काम कर सकती है। तो आज की चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चर्चा को फाइनली समाप्त करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि 1 अगस्त से शाम में 6 बजे से हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में आईएएस लाइव फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है। यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास में समय है, 2 दिन का मात्र अंतराल है। आज 30 तारीख हो गई है, 1 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से इस बैच में एडमिशन लीजिए। मात्र 18,999 में यह कोर्स आपको मिल रहा है। और देखो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स कंप्लीट प्री और मेंस का कोर्स है, जीएस का कंप्लीट प्री और मेंस का कोर्स है, जिसके माध्यम से आप अपने आईएएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको कहीं भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लाइव फाउंडेशन कोर्स है ये, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो मात्र 18,999 बहुत ही एफोर्डेबल फ़ी पर यह कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने एडमिशन नहीं लिया है और यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।